हाँ बच्चों, अब मैं आपको गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 2 बता रही हूँ। इस पार्ट में मैं पहले आपको गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बताऊंगी, उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण और न्यूटन का जो सिद्धांत था गुरुत्वाकर्षण उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बताऊंगी अपने सेकेंड वीडियो में। तो अब गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी हम कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो गुरुत्वीय यानी कि पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचती है और वो गुरुत्वीय बल के कारण वो जमीन में जाती है। लेकिन उस गुरुत्वीय बल के कारण जो वस्तु गिर रही है, कोई ईंट है, कोई भी चीज है, उसमें क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। त्वरण आप जानते हैं, त्वरण के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। लेकिन ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु यानी जिसमें कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्व बल इन्वॉल्व है, उसमें कौन सा त्वरण होगा? उस वस्तु में कौन सा त्वरण आ जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है? जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे यानी पृथ्वी की ओर आती है, या हम कह सकते हैं जब भी किसी वस्तु में गुरुत्व बल लगता है और वो गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की तरफ आती है, तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसको कि गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इससे पहले आप गुरुत्वीय त्वरण के लिए आप एक और चीज भी जान लीजिए कि देखिए, अच्छा हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम दो चीजें फेंकते हैं तो कोई चीज धीमे आती है, कोई चीज जो है वो जल्दी आ जाती है। लेकिन अब एक चीज देखिए, अब एक कागज है, हम ऊपर से फेंकते हैं, और एक मान लीजिए कंचा, जो शीशे के कंचे आते हैं या कोई भी लोहे की बॉल है, उसको फेंकते हैं। एक कागज को अगर हम खुले में फेंके, मतलब कागज को मोड़े नहीं, बिल्कुल सीधा कागज जैसे हम कॉपी से फाड़े और उसको वैसे ही नीचे की ओर ड्रॉप कर दें, तो और अगर हम एक कंचा फेंकें तो कौन पहले आएगा? ऑब्वियस है कि कंचा पहले आएगा। क्यों कागज पहले नहीं आएगा? क्योंकि कागज हल्का है, और हल्की चीज क्यों धीमे आती है नीचे? क्योंकि उस पे हवा जो है वो प्रतिरोध का काम करती है। और अब देखिए, इसी कागज को अगर हम मोड़ के बॉल का स्वरूप दे दें और फिर से यही कागज की बॉल और हम कंचा फेंके, तो दोनों आएंगे और ज्यादा अंतर नहीं होगा। जितना कि पहले अंतर हुआ था जब हम खुला हुआ कागज फेंक रहे थे, तो कंचा और खुले हुए कागज को जमीन में आने में काफी अंतर था, समय में आने के समय में बहुत अंतर था। लेकिन जब हमने कागज को भी मोड़ दिया तो कंचा और बॉल, जो वो कागज की जो बॉल थी, उसको आने में बहुत समय में कम ही अंतर था। तो क्या हुआ? कागज उतना ही बड़ा था, लेकिन कागज का स्वरूप बदल गया था। स्वरूप बदल गया था तो उससे क्या फर्क पड़ा कि मैंने कहा कि कभी भी कोई चीज अगर धीमे आ रही है, अगर वो हवा में मूवमेंट कर रही है और उसकी रफ्तार धीमी है, तो वो सिर्फ हवा के कारण ही होगी, क्योंकि हवा प्रतिरोध का काम करती है। और प्रतिरोध ऑब्वियस आपको पता है कि भारी चीज पे हवा प्रतिरोध कम लगा पाती है, हल्की चीज पे ज्यादा लगा लेती है। इसीलिए हल्की चीज धीमे मूवमेंट करती है, धीमे मूव करती है, और भारी चीज तेज। अब कागज में भी यही हुआ, अगर खुला हुआ कागज था तो उसकी सतह ज्यादा थी और हवा के संपर्क में भी उसकी सतह ज्यादा थी। जब उसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो हवा के संपर्क में उसका पोषण ज्यादा हुआ, तो हवा पूरे कागज पे फोर्स लगा के, प्रतिरोध लगा के उसको रोक रही थी। अब उसी कागज को हमने इतना स्वरूप दे दिया, तो हवा का जो प्रतिरोध था वो सिर्फ इतनी सी बॉल पर लगा, तो वही कागज बॉल के रूप में जल्दी आ गया, और वैसे जब खुला था तो धीमा आया था। ठीक है, अच्छा हाँ, अब गुरुत्वीय त्वरण को हम आपको व्यंजक के रूप में समझाएंगे कि अगर एक वस्तु का द्रव्यमान m है और वहां पर जो है उसका गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कितना है? r है, सॉरी g है, गुरुत्वीय त्वरण g है, तो उस पे लगने वाला गुरुत्व बल कितना होगा? F बराबर mg। हमने ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, F बराबर ma। यहां भी एक एक्सेलरेशन था और ये भी एक एक्सेलरेशन है, बट ये गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी इससे पहले? जब हमने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पढ़ा था तो हमने F निकाला था, जो बल था, गुरुत्व बल निकालने के लिए G m1 m2 करें या कैपिटल M और स्मॉल m। ठीक है, एक वस्तु की और दूसरे वस्तु का द्रव्यमान, दोनों वस्तु के द्रव्यमान का गुणनफल बटे उन दोनों के बीच की दूरी। अगर हम F के जगह mg रख लें तो क्या होगा? mg
बराबर जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये समान है, हट गया दोनों चीजें, तो क्या आ जाएगा, यहां पर लिख लेते हैं जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। अगर हमें निकालना है तो क्या फार्मूला आ गया हमारा कि G इज इक्वल टू कैपिटल G जो कि गुरुत्वीय स्थिरांक है, जिसका मान 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 होता है हर जगह। तो G इंटू कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इससे हम गुरुत्वीय त्वरण निकाल सकते हैं। और बच्चों एक चीज का ध्यान दीजिए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की भिन्न भिन्न सतहों पर भिन्न भिन्न होता है, एक सा नहीं होता है। जो पृथ्वी का जो ध्रुव है, पृथ्वी उस जगह उसका द्रव्यमान जो है गुरुत्वीय त्वरण का वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो हर पृथ्वी की सतह पर अलग अलग सतहों पर अलग अलग होता है। हाँ बच्चों, अभी जो मैंने आपको गुरुत्वीय त्वरण बताया उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है, मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ कि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम है तथा इसकी त्रिज्या 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर है। जी के मान की गणना करो। जी स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो और ये जी गुरुत्वीय स्थिरांक, इसका मान आपको न्यूमेरिकल्स में दिया रहेगा। जब भी अगर इसको इन्वॉल्व करना है किसी न्यूमेरिकल में तो इसका मान मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। तो अब हमने क्या फॉर्मूला निकाला था गुरुत्वीय त्वरण निकालने का, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम यानी मास। ठीक है, उसको एम मेन, यहां पर गुरुत्वीय त्वरण में सिर्फ एक ही मास इन्वॉल्व था। ठीक है, और न्यूटन का वो जो नियम था उसमें दोनों मास था। ठीक है, दोनों मास का यानी दोनों द्रव्यमान का गुणनफल था। अब यहां पर कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल भी लिख सकते हैं और कैपिटल भी लिख सकते हैं। अब जी की वैल्यू क्या है, 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। एम यानी कि मास, यानी किसका द्रव्यमान दिया है, पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना दिया है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलो केजी अपॉन आर स्क्वायर। आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या जानते हैं आप, सेंटर से किसी भी गोले की परिधि की मतलब किसी की वृत्त की सेंटर से परिधि तक की दूरी जो है वो त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या कितनी है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इसका स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको इलेबोरेट करके खोल के ब्रैकेट को मैंने कैलकुलेट करके रखा तो क्या आया, 9.8 पृथ्वी त्वरण है ये, तो इसका भी मात्रक वही होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, त्वरण का मात्रक भी क्या था, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक भी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही होगा। अब न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था, अगर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते तो कैसे आते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो ये गुरुत्वाकर्षण का जो न्यूटन का सिद्धांत था उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यदि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की औसत दूरी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर है। अब उसमें क्या था कि दो कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच की दूरी देखी जाती है और दोनों का द्रव्यमान देखा जाता है ना। तो दोनों के मध्य तो क्या होता था, मध्य की जो दूरी जितनी ज्यादा होती थी उतना बल कम लगता था और जितनी दूरी कम होती थी बल उतना ही अधिक लगता था। ये आपको याद रिमाइंड करा रहे हैं हम। तो दोनों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के मान की गणना करो। अब उन्होंने पृथ्वी का द्रव्यमान ये दिया हुआ है, सूर्य का द्रव्यमान ये दिया हुआ है, यानी वो दो ऑब्जेक्ट्स क्या है, पृथ्वी और सूर्य, और उनके बीच की दूरी पता है और स्थिरांक 6.7 10 टू द पावर माइनस 11। ठीक है, इसका क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल के मान की गणना करो। तो F गुरुत्वाकर्षण बल क्या था, F इज इक्वल टू G स्थिरांक m1, यानी हमने इसको पृथ्वी के द्रव्यमान को मान लिया m1 और सूर्य के द्रव्यमान को मान लिया m2। ठीक है, तो m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, उनके बीच की दूरी। अब इज इक्वल टू G का मान
6.7 इंटू 10 टू द पावर -11। m1 क्या है 6 इंटू 10 टू द पावर 24। फिर m2 क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर 30 अपॉन आर स्क्वायर यानी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 का स्क्वायर। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है, अब ये यहां से यहां तक हुआ। देखिए बच्चों, जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आया करे जिसमें ये घातें देख रहे हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी जीरो लगेंगे इसमें, तो सबसे पहले ये जो घात होती है 10 टू द पावर जो होती है, इनको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो अब आपको पता है कि ये प्लस की पावर है, ये भी प्लस की पावर है, तो प्लस और प्लस की पावर क्या हो जाती, जुड़ जाती। तो 30 और 24 क्या होगा 54 हो जाएगा। फिर 54 में से यहां क्या, ये प्लस का 54 हो गया, यहां क्या माइनस का 11। तो 54 में से हम माइनस कर देंगे 11, क्योंकि प्लस और यहां माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो अभी हमारे पास फाइनल क्या बचेगा 6.7 इंटू 6, ये वाला 6 इंटू 2, ये वाला 2, और हम जो घाते होंगी वो एक साथ कर देंगे, यानी कि 54 माइनस 11 हमारे पास कितना बच गया 3, और यहां पर 4, तो यहां हम पूरा लिख सकते हैं 43। ठीक है, तो 54 में से 11 गया तो आ गया हमारा 43। अब नीचे क्या है 1.5 इंटू 1.5, चाहे तो आप इसका मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम पहले घाते रिजॉल्व करना बता रहे हैं, उसके बाद आपके लिए ये सिंपल हो जाएगा सॉल्व करना। 1.5 इंटू 1.5 इंटू क्या होगा 11 दोनों घाते प्लस की है, यहां पर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 22। अब ये हो गया। अब आपको ये पता है कि अगर ये घात ऊपर जाएगी तो क्या होगा माइनस की हो जाएगी। मान लीजिए ये घात ऊपर जब जाएगी तो ये यहाँ 43 बचा था, ये भी 22 माइनस हो गया, तो क्या बचा, यहां बचा 3 में से 2 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, यानी 21। अब देखिए कितनी सिंपल फॉर्म में हो गई, 6.7 इंटू 6 2 जा 12 आप लिख सकते हैं यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, 12 इंटू 10 टू द पावर 21 अपॉन 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप बाद में भी ये करके, और आपके पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। हमने आपको बहुत लॉन्ग वे में बताया है क्योंकि आपको समझाया, आप शॉर्ट वे में सीधे आप कैलकुलेट करके 22 यहां पर ला सकते हैं, मेंटल भी कर सकते हैं, मेंटली भी आप ये चीज कर सकते हैं। अब आपको ये मल्टीप्लाई करके और नीचे वाले से डिवाइड करके आप इसका आंसर ला सकते हैं। मैंने आपको मेथड बता दिया। अब हम आपको एक अलग तरीके का सम बता रहे हैं जो कि इसी से रिलेटेड है, फिर आपको उत्प्लावन बल के भी न्यूमेरिकल मैं बता रही हूं अभी। हाँ बच्चों, अब आप यहाँ पर बोर्ड पे देख रहे हैं कि हमने गति के जो समीकरण थे तीनों वो यहाँ पर शो करे हैं। अब गति का पहला समीकरण था v बराबर u प्लस at, लेकिन जब बात गुरुत्व त्वरण की आती है, यहाँ पर a क्या है त्वरण है ना, जब कोई गाड़ी सीधे दौड़ रही है उसमें गुरुत्वाकर्षण इन्वॉल्व नहीं है तब हम a लिखते हैं, लेकिन जब कोई चीज में गुरुत्व त्वरण यानी गुरुत्वाकर्षण अगर इन्वॉल्व है तो उस पे लगने वाला जो त्वरण होता है, जैसे मैंने आपको बताया गुरुत्व त्वरण है, तो गुरुत्व त्वरण की जब बात आ जाएगी और अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो आपको a की जगह ये जो साधारण त्वरण है इसकी जगह गुरुत्व त्वरण यानी g आ जाएगा, और जो फॉर्मूला हो जाएगा v बराबर u प्लस जी टी। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे समीकरण में a है त्वरण, यहां पर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहां पर भी अगर गुरुत्वाकर्षण इन्वॉल्व है गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा a की जगह, और जो फॉर्मूला हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से गति के तीसरे समीकरण में भी v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है, a की जगह आ जाएगा g जो कि गुरुत्वीय त्वरण होगा gs। ये हो जाएंगे गति के तीनों समीकरण गुरुत्वीय त्वरण के लिए। अब ऐसे ही एक न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करके बताती हूं।
एक 45 मीटर ऊंचे टावर से एक पत्थर को गिराया गया। ठीक है, 45 मीटर ऊंचे टावर से एक पत्थर को गिराया गया। जब वह पृथ्वी की सतह से टकराएगा तब उसका वेग क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको अब ऊपर यहां पर सॉल्व करके बताती हूं। हाँ, अब इसमें आप देखिए ये फॉर्मूला, पहले इससे पहले मैं समझाऊं तो उससे पहले ये फॉर्मूला समझिए। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उसकी जगह हमने क्या करा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। अब s क्या है यहाँ पर, s है विस्थापन। ठीक है, जब गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो विस्थापन होता है, तो हम s लिख लिया, कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह गई। बट जब यहाँ गुरुत्वीय त्वरण इन्वॉल्व है तो यानी कोई चीज ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रही है, तो यानी s विस्थापन क्या हो जाएगा, हाइट में बदल जाएगा। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, विस्थापन वहां भी है बट ये विस्थापन हाइट पे है, तो इसलिए s की जगह हम h भी लिख सकते हैं। अब इस न्यूमेरिकल पे आते हैं। इस न्यूमेरिकल में पहले एक 45 मीटर ऊंचे टावर से एक पत्थर को गिराया गया। तो अब क्या है, 45 मीटर ऊंचे यानी कि हाइट, h हाइट कितनी हुई, 45 मीटर। अच्छा, अब इसमें प्रारंभिक वेग तो 0 होगा क्योंकि इसमें कोई प्रारंभिक वेग है ही नहीं, ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, u बराबर 0। फिर वह पृथ्वी की सतह से टकराएगा तब उसका वेग क्या होगा। बच्चों, अगर न्यूमेरिकल में आपको पूछा जाए कि वो पृथ्वी की सतह से टकराएगा, क्या ये पूछा जाए पृथ्वी की सतह से टकराने से पहले, तो भी वेग जो आप निकालेंगे यही प्रोसेस उसके संग भी करनी है, टकराने के बाद, जस्ट टकराने के पहले। ठीक है, अगर दोनों चीज पूछी जाए तो आपको इसी तरीके से सवाल करना है। इसमें क्या है, सतह से टकराएगा तब उसका वेग क्या होगा। तो अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, जब वो टकराएगा तो वो कौन से वेग में होगा, अंतिम वेग। तो यानी कौन सा वेग ये निकालना है, अंतिम वेग यानी v। ठीक है, तो ये v बता कह रहे हैं कि बताओ। उसके अलावा आपको गुरुत्वाकर्षण बल का मान यहाँ पर दिया है, 9.8 भी दिया जाता है कहीं, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो 10 मीटर अगर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है तो आपको सॉल्व करने में और आसानी हो जाएगी। अब हमारा फॉर्मूला, ये तो g का मान यहाँ पर है ही है, g इज इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वैसे तो मैंने बता दिया है यहाँ पर ऊपर, लेकिन अब देखिए इसमें h है, u है, v है, g है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें कि अंतिम वेग निकाला जा रहा है। तो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 है क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 थी, कोई उसमें बल ऐसा ही कोई वेग से वो चली ही नहीं थी, ऊपर से ड्रॉप कर दिया गया था। तो 0 का स्क्वायर है तो 0 ही रहेगा, प्लस 2gh, g क्या है हमारा 10 इंटू 10, h क्या है 45 मीटर। ठीक है, अब यहां पर v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हट गया, पूरा 0 हो गया, यहां इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 900। ठीक है, और यहां पर अब v इज इक्वल टू हो जाएगा, जब v स्क्वायर इज इक्वल टू 900 तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका अंतिम वेग। अगर मैंने बता दिया टकराएगा तब उसका वेग क्या होगा, और टकराने के समय, ये भी कुछ न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है कि जब वस्तु टकराने के तुरंत, जब टकराने के समय, जब वो टकराएगी तुरंत उसी के पहले क्या होगा वेग, तो भी आप इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है।